तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे हैं। मैं प्राची मैम फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए कराने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का अनसॉल्व 2024 सेट 1 चल रहा था। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो क्लास आप पूरा देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। और हम आपसे हमेशा बताते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल रखने वाला है वो आपका अनसॉल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। इसके पहले भी हम आपको तैयारी ही कराते हुए आ रहे हैं, पूरे केमिस्ट्री की भी फिजिक्स की लगातार तैयारी करा रहे हैं। आप अगर उन सभी क्लासेस को नहीं देखे, अपनी तैयारी नहीं किए हैं, जाके उन क्लासेस को भी देखिए और साथ ही साथ अनसॉल्व भी सॉल्व करते हुए चलिए। तो आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको सारे पता चल जाएंगे मैम अभी तक 2025 के लिए कितनी तैयारी बेहतरीन करा चुकी हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और कमेंट भी करके जाएंगे और लाइक भी करके जाएंगे, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। इससे ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक क्लास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरा क्वेश्चन को लिखो, टाइप कर, ऐसा तो है नहीं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, टाइपिंग करो, फिर क्वेश्चन को लिखो बोर्ड पे, फिर इसको रेज करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो, मतलब बहुत सारा, फिर उसको एडिटिंग करो, कहीं थोड़ा सा अगर ना दिखे या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइट चली जाए, तो उसको एडिटिंग करो, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो एक क्लास बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, फिर इसको अपलोडिंग करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए आप क्लास को कम से कम शेयर करके जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 है ये, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके थे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे। क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग 4 खंड का पूरा क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप ऐसे एग्जाम में पूरा डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का और प्रश्न है, प्रश्न आपको नहीं लिखना है, बस आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। आपको फिर डायरेक्ट हेडिंग बना देनी है, आपको प्रश्न नहीं लिखना, प्रश्न हम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको क्वेश्चन आपको दिखे, अच्छे से पता चल जाए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। पहले हमको बताना है व्यतिकरण होता क्या है, फिर बताना है कि संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए, मतलब इसके कंडीशंस क्या क्या है उसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्यतिकरण होता क्या है। तो आप सभी को पता है, पढ़ चुके होंगे, नहीं पता है तो ध्यान समझिए। लिखा क्या है, बोलेंगे कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो। कोई दो मतलब जो ऐसे कोई दो प्रकाश स्रोत लेना है, उनके आवृत्ति समान हो और उनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती है, मतलब जब किसी एक माध्यम में एक साथ भेजी जाती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रताएं उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ स्थानों पर तो जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है अथवा लगभग शून्य होती है, और या फिर कुछ स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। और तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए पर्दा है, ये क्या है, पर्दा है, ठीक है, ये पर्दा है। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको समझाएंगे, पहले परिभाषा समझिए। ये क्या है, एक पर्दा है, हम यहाँ से 2 लाइट का सोर्स भेज रहे हैं, क्या है, 2 लाइट का सोर्स है ये, जिसका कंडीशन ये है, इसकी आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति, क्या, आवृत्ति और इसके आयाम, आवृत्ति और इसके आयाम, दोनों के आवृत्ति और आयाम क्या है, इक्वल है। आयाम, इसकी आवृत्ति और आयाम क्या है, इक्वल है। जब दो समान आवृत्ति अथवा आयाम की प्रकाश की तरंगें किसी भी एक माध्यम पर अध्यारोपित की जाती हैं, ये मान लीजिए क्या है, कोई पर्दा है, एक माध्यम है, किसी माध्यम पर अध्यारोपित की जाती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो अधिकतम पाई जाती है, और किसी बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम पाई जाती है। और इस पूरे घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जब दो प्रकाश की तरंगों को जिनकी आवृत्ति व आयाम लगभग समान होने चाहिए, उनको जब किसी माध्यम में अध्यारोपित किया जाता है एक साथ, तो हमको किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलती है और किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या मिलती है, न्यूनतम मिलती है। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं।
इसके आगे भी आप पढ़े होंगे, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसके आधार पर व्यतिकरण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण। जब प्रकाश की तीव्रता क्या मिलेगी, न्यूनतम मिलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो ये तो हुआ पूरा डिफिनेशन इसका, संपोषी व्यतिकरण का, और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण आपको समझ में आ गया होगा। रटना नहीं, आपको समझना है, ताकि आपको एग्जाम में यहीं से अभी से तैयार हो जाए, बाद में आपको रिवीजन या फिर रटना ना पड़े। तो आप व्यतिकरण समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए हमको कंडीशंस लिखनी है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। तो आप एग्जाम में हेडिंग बनाएंगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो इसके जस्ट सामने विनाशी व्यतिकरण आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, पहले आप संपोषी व्यतिकरण के लिए पूरी बात लिख देंगे, उसके बाद फिर आएंगे इस पे विनाशी व्यतिकरण पे। ठीक है, हम इसी एक ही स्लाइड में आपको पूरा बता देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आपको बगल बगल लिख दें, आपको अंतर नहीं बताना है, आपको कंडीशंस बतानी है। कंडीशन में फर्स्ट संपोषी व्यतिकरण, कंडीशन सेकंड में हम विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, तो यहाँ पर क्या है, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण अभी हम आपको बताए क्या होता है, सॉरी, सबसे पहले हम बताएंगे व्यतिकरण के लिए तीव्रता का सूत्र। तो व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता का सूत्र होता है, व्यतिकरण, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, हम इसके पहले अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग पढ़े थे व्यतिकरण के, आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर यही ध्यान देना है कि व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता का सूत्र होता है, व्यतिकरण के लिए तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है आई इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है व्यतिकरण के लिए तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं संपोषी व्यतिकरण की। अभी हम आपको बताएं, जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वो क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। अर्थात हमको यहाँ पर cos फाइव की अधिकतम वैल्यू रखनी है। अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, फाइव की अधिकतम वैल्यू। ठीक है, यहाँ हमको निकालना क्या है, फाइव मैक्स निकालना है, फिर आई मैक्स तीव्रता, अधिकतम तीव्रता निकालनी है। तो आई मैक्स के लिए, ठीक है, आई मैक्स के लिए, आई मैक्स के लिए क्या होना पड़ेगा, तो आप सभी को पता है आई मैक्स के लिए हमको यहाँ पर जो cos फाइव है, cos फाइव उसकी अधिकतम वैल्यू +1 रखनी होगी यहाँ पे। ठीक है, हमको +1 चाहिए, और +1 किस किस कंडीशन में मिलेगी, तो +1 किस किस कंडीशन में मिलेगी, तो यहाँ पर आपको +1 मिलेगा, एक तो 0 पर मिलेगा। ठीक है, 0 रखेंगे तब हमको प्लस वैल्यू मिलेगी, उसके बाद में 2 पाई रखेंगे तो हमको प्लस वैल्यू मिलेगी, फिर 4 पाई रखेंगे, कॉस की 0 रखेंगे तो हमको प्लस वैल्यू मिलेगी। मतलब अधिकतम वैल्यू कहाँ कहाँ पे मिलेगी, अधिकतम तीव्रता कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तभी तो संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। तो 2 पाई पे मिलेगी, 4 पाई पे मिलेगी, ऐसे 6 पाई पे मिलेगी, ऐसे 8 पाई पे मिलेगी, ऐसे डॉट 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 हमको यहाँ पर ऐसे जाना है। तो आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि कलांतर इसका क्या होगा। जब हम निकाल लिए कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और तीव्रता होती है इसके लिए, तो आई मैक्स के लिए हम लोग +1 ढूंढे, क्योंकि cos फाइव की अधिकतम वैल्यू हमको +1 चाहिए थी। तो यहाँ पे हमको प्लस वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू पे यहाँ पर हम कलांतर निकालेंगे। ठीक है, कलांतर क्या निकालते हैं, कलांतर, कला का अंतर निकालते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपसे कलांतर पूछते हैं, तो ये हो जाएगा 2m पाई। 2m पाई क्या है, इसका कलांतर का सूत्र क्या हो जाएगा, 2m पाई, जहां पर ध्यान समझिए, जहां पर m बराबर होता है, जहां पर m बराबर होता है आपका 0 1 2 3 डॉट 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 ही होता है। अगर हम 0 रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, अगर हम 1 रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, अगर हम 2 रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 पाई मिलेगा, अगर हम 3 रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ कलांतर किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का सूत्र। और आपसे पूछते हैं पथांतर, क्या संपोषी व्यतिकरण के लिए आपसे पथांतर पूछते हैं, यहाँ पर आपको पथांतर निकालना है। पथांतर
तो आपको पता होना चाहिए कलांतर और पथांतर में रिलेशन। तो हम जानते हैं कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन होता है, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसको हम भी रेज भी कर देंगे, ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिएगा। जो पथांतर बराबर होता है, पथांतर पथांतर बराबर होता है, वो फार्मूला आपका होता है लेमडा अपान 2 पाई, लेमडा अपान 2 पाई इंटू कलांतर, इंटू कलांतर। ये होता है पथांतर और कलांतर में रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम कलांतर के स्थान पे, ध्यान समझिए, कलांतर के स्थान पे अगर 0 रख देंगे तो हमको पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो पथांतर क्या मिल जाएगा, 0 फर्स्ट में। सेकंड में अगर हम 2 पाई रखेंगे, कलांतर के स्थान पे अगर हम क्या रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, ध्यान समझिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लेमडा अपान 2 पाई इंटू कितना, 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। अगला अगर हम यहाँ पर 4 पाई रखेंगे, क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 लेमडा मिलेगा, कितना, 2 लेमडा। ऐसे हमको अगर हम रखेंगे क्या, यहाँ पे 6 पाई रखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 6 पाई रख दें, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कलांतर के स्थान पे हम 6 पाई रख दें, जब हम 6 पाई रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि 3 लेमडा मिलेगा, ये 3 लेमडा, डॉट 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 ऐसे हमको मिलता चला जाएगा। यानी कि हम इसको देख करके हम बोल सकते हैं जो पथांतर का सामान्य सूत्र आएगा, पथांतर का, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा, पथांतर का सूत्र यम लेमडा, क्या मिलेगा, यम लेमडा। ये मिलेगा संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का सूत्र और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का सूत्र। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लेमडा रखेंगे तो हमको यहाँ पर ये वाले वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर जहाँ लिखिए, जहाँ m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। यानी कि अगर हम 0 रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी पथांतर की, अगर हम 1 रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, लेमडा मिलेगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 लेमडा मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 लेमडा मिलेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर ये बोल दिए कि व्यतिकरण के लिए जो सूत्र होता है तीव्रता का, ये होता है। अधिकतम तीव्रता हमको निकालनी थी, तो अधिकतम तीव्रता के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस की अधिकतम वैल्यू, और कॉस की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो प्लस किस किस कंडीशन पे हमको मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो cos फाई की अधिकतम वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी, 0 पे मिलती है, एक 2 पाई मिलती है। कुल मिला के आपको याद रखना, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको याद रखना जितनी सम वैल्यू होती है, सम संख्या, वो क्या होती है, cos फाई की अधिकतम वैल्यू होगी। यानी कि 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो हम इसको देखते हुए कलांतर बता दिए और इसी को देखते हुए हम पथांतर बता दिए। तो ये तो हुआ क्या, यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण हुआ। अब इसी प्रकार सेम हम बताएंगे क्या, विनाशी व्यतिकरण के लिए, जिसको हम रेज कर रहे हैं, बाकी यही इसमें भी यूज होगा, चलिए हम रेज नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। यही सेम ऐसे यहाँ भी यूज होगा, ध्यान समझिए। थोड़ी क्लास आज बड़ी होगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पे हम बढ़ चुके हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ऑलरेडी बड़ा होता है। तब यहाँ भी आप लिखेंगे क्या, विनाशी व्यतिकरण, सॉरी विनाशी व्यतिकरण या फिर व्यतिकरण के लिए तीव्रता का सूत्र, क्या लिखेंगे, व्यतिकरण, व्यतिकरण के लिए तीव्रता, व्यतिकरण के लिए तीव्रता। तो व्यतिकरण के लिए तीव्रता हम लिखेंगे, तो यहाँ पर व्यतिकरण के लिए तीव्रता हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर प्लस में 2 रूट ऑफ I1 I2 और यहाँ पर cos फाई, ये होता है, ठीक है, ये होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ भी हम निकालेंगे I मैक्स। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, I मिनिमम चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए था, I मैक्सिमम चाहिए था, ठीक है। I मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू। यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हम अभी परिभाषा से बताए थे, विनाशी व्यतिकरण जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। यहाँ हमको चाहिए क्या, I मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, I मिनिमम, ठीक है। यानी कि I मिनिमम के लिए, I मिनिमम के लिए, तो I मिनिमम के लिए हमको क्या चाहिए, I मिनिमम हमको कॉस की न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो I मिनिमम के लिए कॉस की न्यूनतम वैल्यू जो होती है वो होती है क्या, -1, ठीक है। कॉस फाई की न्यूनतम वैल्यू जो चाहिए हमको वो क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। कॉस की मिनिमम वैल्यू और क्या होती है, -1 होती है मिनिमम वैल्यू, और ये होती है क्या, -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे निकालना है क्या, कलांतर और पथांतर निकालना है। अब कलांतर के लिए क्या क्या वैल्यू आई है, किस किस कंडीशन पे हमको माइनस मिलेगा, कॉस की माइनस वैल्यू किस किस कंडीशन में मिलेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर कलांतर, क्या लिखेंगे, कलांतर। तो यहाँ पर आप कलांतर लिखेंगे, तो इसके लिए जो कलांतर होता है वो होता है पाई, मतलब सारी वैल्यू क्या आपकी विषम संख्या, ठीक है, पाई, फिर 3 पाई, फिर आपका 5 पाई, फिर आपका 7 पाई, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट,
ये आपको सारी जो यहाँ पर क्या मिला था, सभी सम संख्या, प्लस के लिए अधिकतम वैल्यू के लिए सभी सम संख्या, विषम के लिए सभी मानक संख्या। तो यहाँ पर जो हमको कलांतर मिलेगा, कलांतर का सामान्य सूत्र वो मिलेगा यहाँ पे, कलांतर का सामान्य सूत्र मिलेगा फाइव इक्वल टू, कलांतर को हम फाइव लिखते हैं, फाइव इक्वल टू मिलेगा 2m माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या पाई। ठीक है जी, ये हमको क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर का सूत्र। और यहाँ पर हमको कलांतर फाइव इक्वल टू, ये भी फाइव आप फाइव लिखेंगे, फाइव बराबर मिलेगा। ठीक है, ये हमको क्या मिला, कलांतर फाइव इक्वल टू मिला 2m माइनस 1 इंटू यहाँ पे पाई, जहाँ m बराबर आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट, यहाँ 0 से स्टार्टिंग होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी। अगर हम यम के स्थान पे 1 रखेंगे, ध्यान समझिए, यम के स्थान पे 1 रखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 रखेंगे तो, ठीक है, यानी कि 1 में से 1 गया 0, यानी कि हमको क्या मिलेगा यहाँ पर केवल और केवल पाई मिलेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना मिलेगा, 3 पाई, ये मिलेगा। अगर हम 3 रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस होगा 5, 5 पाई हमको मिलेगा। तो ये हमको क्या मिला यहाँ पे, कलांतर मिला किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे। अब हमको पता है कलांतर पथांतर में रिलेशन तो पता ही है, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, पथांतर, पथांतर, ठीक है, पथांतर। तो यहाँ पर अगर हम पाई रखेंगे, ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ कलांतर के स्थान पे, दोनों में रिलेशन होता है कलांतर पथांतर में, यहाँ पर अगर हम कलांतर के स्थान पे पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पहली जो वैल्यू मिलेगी लेमडा पान 2 मिलेगी, कितना मिलेगी, लेमडा पान 2, तो पाई पहली वैल्यू क्या हो गई, लेमडा पान 2। अगर हम यहीं पर क्या रखेंगे, 3 पाई रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 पाई, यहाँ पर कितना है, लेमडा पान 2 पाई तो पहले से है, यहाँ पर हम रखेंगे अगर 3 पाई, तो 2 से पाई कैंसिल हुआ, कितना मिला, 3 लेमडा पान 2, क्या मिलेगा, 3 लेमडा बाई 2। ठीक है, अगली वैल्यू अगर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 पाई रखेंगे, 5 पाई, तब भी पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 5 लेमडा बाई 2, क्या 5 लेमडा बाई 2। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, लेमडा, 3 लेमडा, 5 लेमडा, फिर अगला क्या आएगा, 7 लेमडा आएगा, 7 लेमडा बाई 2। ठीक है, 7 लेमडा बाई 2 ये हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसे डॉट 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 हमको वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, पथांतर का सामान्य सूत्र, क्या मिलेगा, इसको देख करके हम लिखेंगे पथांतर, पथांतर का जो सामान्य सूत्र लिखेंगे वो हम लिखेंगे यहाँ पे यम माइनस 1 अपान 2 ब्रैकेट के बाहर लेमडा। ठीक है, ये हमको क्या मिला, पथांतर का सामान्य सूत्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ लेमडा बराबर, यम बराबर, जहाँ एम बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमको मिला क्या, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर मिला और पथांतर मिला, और ये क्या मिला, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर सूत्र मिला और पथांतर सूत्र मिला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, तो आप इसको नोट करिए। एक पॉइंट निष्कर्ष दोनों का लिख देते हैं, निष्कर्ष क्या निकला, आवश्यक शर्तें में निष्कर्ष क्या निकला, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम निष्कर्ष लिख लेते हैं, और निष्कर्ष जो है वो आपको लिखना यहाँ पर है। यहाँ पर आपको कलांतर पथांतर को देख करके ये आपको निष्कर्ष निकालना है कि दोनों तरंगों के लिए कलांतर 0 अथवा पाई का सम गुणक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 अथवा पाई का सम गुणक है, क्योंकि सम समान संख्या, सम संख्या आ रही है ना, सम गुणक होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पथांतर के लिए दोनों तरंगों के लिए पथांतर भी वही सेम होगा, 0 अथवा पाई का सम गुणक होना चाहिए। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वही सेम लिखेंगे, सेंटेंस हम बोल रहे हैं आप लिख लेंगे, दोनों तरंगों के लिए यहाँ पर सॉरी क्या, कलांतर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पाई का विषम गुणन, यानी कि पाई का विषम गुणन होना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दोनों तरंगों के लिए पथांतर जो होना चाहिए वो लेमडा अपान 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें विनाशी व्यतिकरण में। जस्ट इसी का उल्टा, यहाँ आपको 0 हटा करके यहाँ पर पाई लिख देना है, और यहाँ पर आपको लेमडा अपान 2 रख देना है विनाशी व्यतिकरण के लिए, बाकी सेम ऐसे कर लेना है। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, हमें पता है कि क्वेश्चन करने में काफी टाइम लग गया है, लेकिन हाँ आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। आप इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमने आपको सॉल्व करके लाया हुआ है, इसलिए सॉल्व करके लाए हैं ताकि बहुत टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन बताने में, आपको 20 मिनट को 19 मिनट टाइम ऐसे से लग गया, ताकि एक क्लास में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 0 परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 दिया हुआ, परमाणु भार 16 दिया है, का परमाणु द्रव्यमान जिसकी वैल्यू, उसका परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 16.4 है, AMU उसका मात्रक होता है। इसके प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको दिया है इतना है, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमको इतनी वैल्यू दी गई है, और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान हमको इतना दिया गया है, तथा एक AMU बराबर हम लोग जानते हैं, नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है, एक AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना होता है। आपको कहीं 932 भी लिखा होता है, चाहे आप 931 रखें चाहे आप 932 रखें, बात वही है, आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, आपको किसी भी क्वेश्चन मान लीजिए ये 1 AMU वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 931 या 932 हम रख सकते हैं। और ये जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। या तो ये 3 नंबर में आता है या फिर ये 5 नंबर में आता है, ठीक है। 3 से 5 नंबर में लगभग हर साल पूछा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उतना आसान, मतलब उतने ज्यादा आसान भी है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आइए ध्यान समझिए, हमको सबसे पहले दिया क्या क्या गया है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 16.4 उसके बाद में क्या, AMU। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया, आप एग्जाम में लिखेंगे पूरा विधिवत इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जैसे कि आपको सवाल में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये कितना दिया है, 0.00045 AMU दिया है, किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। फिर हमको प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, सवाल में प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसको भी आप लिख लेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक AMU बराबर हमको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दिया गया है। हमको निकालना क्या है, कि हमको निकालना है इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हमको निकालनी है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपको निकालना है कि ऑक्सीजन नाभिक का जो द्रव्यमान है उसमें क्या क्या है। एक तो परमाणु का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन नाभिक के द्रव्यमान क्या क्या है, परमाणु का द्रव्यमान है तथा 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ पर देखिए क्या है, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन है ना, जो आपका ये जड़ होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे परमाणु का द्रव्यमान और माइनस में क्या, 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो इसका परमाणु का द्रव्यमान कितना था, परमाणु द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान हमको दिया गया था, ये इतना हम लिख दिए। ये नाभिक का द्रव्यमान है टोटल 8 ऑक्सीजन और 16 जो दिया गया है आपका, ये क्या है, नाभिक का द्रव्यमान है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो कि आपका ऑक्सीजन का दिया गया था, और साथ ही साथ 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, ये जो आपको ऑक्सीजन दिया गया ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, यानी कि ये परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों क्या कर देना है, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। तो आप वैल्यू रख दीजिए, कितना वैल्यू रखेंगे, ये आपको परमाणु द्रव्यमान रखना है, इसकी वैल्यू ऑक्सीजन की, और साथ ही साथ 8 से मल्टीप्लाई करना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया था, इसको आपको रख देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, ये इतनी वैल्यू आएगी। इसलिए हम डायरेक्ट आपको लिख दिए हैं, ताकि अभी हम इसको सॉल्व करते टाइम लगता, आप इसको कैलकुलेशन अपने मन से करेंगे। इस क्वेश्चन में बस आपका एग्जाम में मल्टीप्लाई और डिवाइड और आपका डेसिमल का मल्टीप्लाई एकदम मजबूत होना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन अच्छे से आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद में न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालेंगे, किसका, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर एक पूछा ही है न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा, तो पहले न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकालें। न्यूक्लियन का द्रव्यमान मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन को न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियन मतलब होता है, न्यूक्लियन का अर्थ ये होता है, न्यूक्लियन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो यानी कि हम प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेंगे और प्लस हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन कितना है, जैसे अभी हम बताए, ये क्या है, ऑक्सीजन लिखा है 8, और ये जो जिड होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है 8, वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और वही क्या होती है, प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। यानी कि किसका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है।
ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियॉन मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ध्यान समझिए, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 8, और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया गया था ये, और प्लस में क्या रखेंगे 8, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको सवाल में दिया गया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो अभी अभी हम निकाले थे ना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको उस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, और जो कि है कितना, सवाल में आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया गया है, हम यहाँ पर लिखे नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया गया है, हम यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे। आप इस सब को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप इस सब को बढ़िया से आराम से बैठ में कॉपी पेन लेकर के इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हमको क्या निकाल लिए, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाल लिए। अब 2 द्रव्यमान निकाले हैं, ठीक है, एक नाभिक का द्रव्यमान, दूसरा न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि डेल्टा एम निकालते हैं। तो डेल्टा एम में से जो ज्यादा है उसमें से हम छोटे वाले द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, यानी कि जो न्यूक्लियन का द्रव्यमान है उसमें से हम नाभिक का द्रव्यमान क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमको ये मिलेगा क्या, कुल द्रव्यमान मिलेगा। क्या मिलेगा, कुल द्रव्यमान मिलेगा। जब हम कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे तो हमको क्या निकालना है, अब कुल बंधन ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालना है, कुल बंधन ऊर्जा। तो कुल बंधन ऊर्जा, तुल्य जिसको बोलते हैं, तुल्य मतलब टोटल। कुल बंधन ऊर्जा जो होती है वो जो टोटल द्रव्यमान आया होता है उसमें आप अगर 931 से जो आप एएमयू वैल्यू लिखे हैं, एक एएमयू, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है, जो कुल द्रव्यमान आया अगर उसमें आप 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जब हम जो वैल्यू हमको मिली थी 0.137 में 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 1.127, मतलब यहाँ पे 127.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। बंधन ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको निकालना क्या था, यहाँ हमको न्यूक्लियन का, यानी कि हमको तुल्य बंधन ऊर्जा फिर कुल बंधन ऊर्जा निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हमको निकालना प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। प्रति न्यूक्लियन मतलब इसमें न्यूक्लियनों की संख्या लिखते थे। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्या होता है आपको, प्रोटॉन प्लस जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना आपका है, 16। तो आपको जब यहाँ 16 जो भी आपकी बंधन ऊर्जा आई है, कुल बंधन ऊर्जा, अगर आप उसमें 16 से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रति न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 16 से भाग करना है। कितने बच्चे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना पड़ता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको प्रति न्यूक्लियन निकालना है। तो प्रति न्यूक्लियन मतलब आपको ऑक्सीजन में दिया गया था, ऑक्सीजन का न्यूक्लियनों की जो संख्या होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से निकलती है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब कि आपका 16 आएगा। अगर यहीं पर आपको कोई और, जैसे यहाँ पे आपको कभी कभी एग्जाम में सेम ऐसे सवाल देंगे, हीलियम देंगे 2He4, तो आपको लास्ट में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा, बाकी जो मेथड है सेम ऐसे ही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 5वें का गा। क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दो धारावाही जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला किस कंडीशन में ज्ञात करना है, जब चालकों में धारा समान दिशा यानी कि दिशा समान हो, और जब चालकों में धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो समांतर प्लस संधारित्र की धारिता वाले चैप्टर का है। तो यहाँ पर आप हेडिंग पहले बनाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके हेडिंग बनाएंगे, चालकों में धारा की दिशा क्या हो, जब समान हो। तो आप लिखेंगे, जब दो समांतरवाही धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण प्रकृति का होता है, आप ये लिखेंगे। और साथ में चित्र बनाएंगे कि जब दो धारावाही चालक है, ये चालक है दोनों, इसमें धारा की दिशा क्या है, दोनों में समान, और दोनों में धारा की दिशा जो है वो ऊपर की ओर है, समान है।
ठीक है, या फिर आप नीचे भी दिखा सकते हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब इस कंडीशन में जो दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी कि आकर्षित एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि आप यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी लिखेंगे, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो किसका लगेगा, आकर्षण बल का लगेगा। और दूसरा बनाएंगे, चालकों में धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। जब चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो तब उसी का जस्ट उल्टा, यानी कि आप लिखेंगे जब समांतर समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा विपरीत होने पर बल जो होता वो क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। किसका, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सिव, एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर आप चित्र बनाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चालक में धारा ऊपर की ओर बनी है, दूसरे चालक में धारा नीचे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर किसका फोर्स लगेगा, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 का। आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर लें, नोट कर लीजिए। तो आप इसको नोट कर ले होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अगले क्वेश्चन जो है, इसका अगला क्वेश्चन हुइटस्टोन सेतु है, जो कि हम अगले क्लास में बताएंगे। उसके बाद एक अथवा में क्वेश्चन है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। 3 क्वेश्चन अभी 5 में बच रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर लॉन्ग पे बढ़ जाएंगे, 2 लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपका सेट 1 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले वाली क्लास नहीं देखें, उसके पहले वाली क्लास जाके देखें। और जितनी तैयारी आपकी हम करा चुके हैं अभी तक, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री की, उस क्लास को आप जाकर के पूरा अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। क्योंकि हम अभी तक आपको अतिलघु त्रिकोण की सारी तैयारी करा चुके हैं, लघु त्रिकोण की सारी तैयारी करा चुके हैं। वही सारे क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। अतिलघु त्रिकोण, लघु त्रिकोण और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको हम करा चुके हैं। सारे क्लासेस जाकर अब देख करके आइए, उसके बाद आंसर भी सॉल्व कीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।